हेलो फ्रेंड्स, अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शिक्षा मनोविज्ञान की निरंतर ऑनलाइन क्लासें चल रही है, जिसमें आज हम पहुंच गए हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के पार्ट 3 पर। पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपलोड हो चुके हैं। आज हम पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको फिर बता दूं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मनुष्य में होने वाले बदलावों और विकास को बताता है। जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से संबंधित एक विशुद्ध सिद्धांत है। यह पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने विकास की जो अवस्थाओं का अध्ययन किया, विकास को इन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप अवस्था के बारे में बताया कि इन निश्चित अवस्थाओं के द्वारा ही जो होता है हमारा जो संज्ञानात्मक विकास होता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में हमें बताता है कि ज्ञान की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से एक शिशु में डेवलप होती है, किस प्रकार से एक बालक जो होता है, बच्चा होता है, मानव होता है, वो सीखता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो ज्ञान होता है उसका जो एक शिशु होता है किस प्रकार से क्रमशः अर्जन करता है और कैसे एक एक करके जोड़ता जाता है और उसका उपयोग करता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद ये जीन पियाजे हैं। उसके बाद जीन पियाजे ने जो विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्था बताई? 4 अवस्थाएं बताई है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई? 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था का नाम है संवेदीय पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। इसका कार्यकाल जन्म से लेकर के 2 वर्ष है। दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जन्म से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था जिसका हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जन्म ये होती है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। और चौथी अवस्था है जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होती 12 वर्ष से 15 या परिपक्व अवस्था तक होती है। तो ये तो सामान्य जानकारी थी। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, आज ये हमारा जो जीन पियाजे से संबंधित पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 है जो अपलोड हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसका अन्य नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट का अर्थ होता है ठोस, मूर्त चीज़ों को कहते हैं कंक्रीट। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यदि इसकी हम अवधि की बात करें, ये कितने वर्ष कहाँ तक होती है, कितने वर्ष के लिए होती है, तो ये होती है अवधि इनकी जो है 7 वर्ष से लगा करके 11 या 12 वर्ष की जो अवधि होती है उससे संबंधित होती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। यदि इसका सामान्य अवस्थाओं के साथ इनका संबंध पूछा जाए तो ये होती है उत्तर बाल्यावस्था के साथ संबंधित। उत्तर बाल्यावस्था के साथ ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था संबंधित होती है। जैसा कि इसका संबंध लिखा हुआ, उत्तर बाल्यावस्था से ये क्या होती है? संबंधित होती है। इस अवस्था के दौरान एक बालक के अंदर कौन कौन से संज्ञानात्मक गुणों का विकास होता है, अब उसका हम क्या करते हैं, अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते ताकि आपको आसानी से दिख जाए। पहला देखिए, यहाँ पर बिंदु लिखा हुआ है, संज्ञानात्मक जो गुण होते हैं वो किस प्रकार से इस अवस्था में डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। तो बालक इस अवस्था में ठोस वस्तु पर आधारित चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठोस वस्तु के ऊपर आधारित चिंतन प्रारंभ कर देता है। जैसे बालक के हाथ में आपने कोई वस्तु दे दी, खिलौना दे दिया, तो वो समझ जाएगा ये इस खिलौना का नाम ये है, ये वहाँ से लाया, ये इस काम आता है। ठीक है ना, इस प्रकार से वो उस ठोस वस्तु के आधार पर क्या कर रहा है, चिंतन करने लग जाता है, उसके बारे में सोचने समझने लग जाता है, सीखने लग जाता है। तो इसका अर्थ ये हो गया। दूसरी विशेषता है कि चिंतन जो होता है इस अवस्था में, चिंतन व तर्क क्रमबद्ध होता है। एक सीक्वेंस से वो चिंतन कर सकता है, सोच सकता है, उसके बारे में व्यक्त कर सकता है। तो चिंतन व तर्क क्रमबद्ध हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था की अगली विशेषता है कि सजीव व निर्जीव में भेद कर सकता है। बालक जो होता है उत्तर किशोरावस्था का, वो सजीव वस्तुएं कौन सी है और निर्जीव वस्तुएं कौन सी है, किसमें जीव यानी कि जीव है और किसमें जीव नहीं है, वो बता सकता है। उसके बाद पंक्तिबद्धता का गुण
विकसित हो जाता है। एक सीक्वेंस लाइन से जमाने का, जो वस्तु को एक व्यवस्थित रेखा में जमाने का जो है, छोटे से बड़ी की ओर, बड़ी से छोटी की ओर वस्तु को जमा सकता है, ऐसी विशेषता बालक में हो जाती है। अगली विशेषता है बहुविध व विपरीतकरण की प्रक्रिया का विकास हो जाता है। विपरीतकरण की जो प्रक्रिया होती है उसका विकास यहाँ पर हो जाता है। संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान वो कर सकता है। संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान, अब संरक्षण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती है, जैसा कि हमने सेकंड स्टेज में पढ़ा था कि बालक में संरक्षण का अभाव पाया जाता है। सेकंड स्टेज थी ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें हमने पढ़ा कि बालक में संरक्षण संबंधी समस्याओं का अभाव पाया जाता है। और विपरीतकरण को हम कहते हैं विलोमीयता। ये जो सेकंड स्टेज थी उसमें इस विलोमीयता का क्या था, अभाव था, जबकि विलोमीयता का गुण जो है ये थर्ड स्टेज में यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार से संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करने लग जाता, कंजर्वेशन जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व आउट कर लेता है। ये क्या होती है, जैसे वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, क्षेत्रफल आदि का ज्ञान उसे हो जाता है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो गिलासें हैं, एक गिलास लंबी है और संकरी है, जबकि दूसरी गिलास चौड़ी है, ठीक है, इनमें पानी भर दिया, ठीक है ना, बराबर दोनों में पानी भर दिया इतना सा। अब बच्चे से पूछा जाए कि किस गिलास में पानी ज़्यादा है, तो अब बच्चा बता देगा कि सेकंड वाली गिलास में पानी ज़्यादा है। क्यों है, वो फिर कहेगा ये चौड़ी है, मोटी है, जबकि ये संकरी है, पतली है, तो इसमें पानी कम होगा, इसमें पानी ज़्यादा होगा। तो ये क्या कर रहा है, जो बालक है वस्तु की लंबाई, चौड़ाई आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करना। उसके बाद है इस अवस्था में दिशा संबंधी ज्ञान हो जाता। बालक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे ये समझने लग जाता है। बालक को कहते जैसे कि 8 वर्ष का बालक है, उसको हमने कहा कि जा बेटा, वो अपने कमरे के कोने में जो कोना है वहाँ पर एक वस्तु पड़ी हुई उठा के लिया, वो ले आएगा। वो कहेगा बेटा आगे चल तो आगे चलेगा, पीछे चल तो पीछे चलेगा, इधर खिसक तो उधर खिसक जाएगा, दाएं बाएं, ऊपर नीचे का, ऊपर देख ऊपर देखने लग जाएगा। तो ये दिशाओं संबंधी जो ज्ञान है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। इसी प्रकार से संज्ञानात्मक नक्शा बना सकता है। जैसे कि उसने कहा है कि बेटा जो गाय होती है, गाय के बारे में विशेषता बताओ, यानी कि गाय के ऊपर 5 वाक्य बताओ। तो वो कहता है गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है ना, 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, 4 स्तन होते हैं और इतनी बड़ी होती है। इस प्रकार का वो क्या करा, एक संज्ञानात्मक नक्शा बना सकता है। कौन सी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद विकेंद्रीकरण की समझ आ जाती है। बालक किसी वस्तु के सभी पक्षों को देख सकता है, किसी वस्तु के सभी पक्षों को देख सकता है, यथार्थवादी और व्यवहारिक बन जाता है, वास्तविक चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लग जाता है, व्यवहारिक बन जाता है। विकेंद्रीकरण की जो है समझ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। वस्तु के सभी पक्षों को वो समझ सकता है, समझने लग जाता है। उसके बाद अगला बिंदु है, देखिए, समूहकरण का गुण विकसित हो जाता है। देखो, समूहीकरण का गुण विकसित हो जाता है, ठीक है, और दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने लग जाता है। जैसे माता पिता का क्या दृष्टिकोण है, माता पिता बच्चे से क्या आशा रखते हैं, इस प्रकार का दृष्टिकोण समझने लग जाता है। माता पिता उसको क्या कह रहे हैं, उसकी बातों को समझने लग जाता है। इसे कहते हैं दूसरों के दृष्टिकोण को समझना है। छोटे बच्चे को, जैसे 8-2 साल के बच्चे को हम समझाते हैं वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है बालक समझने लग जाता है और जैसा हम निर्देश देते हैं उसी के अनुसार वो पूरा व्यवहार करने का प्रयास करता है। उसके बाद अगला विशेषता समूहीकरण का गुण विकसित हो जाता है। यानी कि जो बालक होता है, जैसे काले रंग की वस्तुएं अलग कर सकता है, ठीक है ना, नीले रंग की अलग कर सकता है, वाइट कलर की वस्तु को अलग कर सकता है, रेड कलर की वस्तु को अलग कर सकता है, अलग अलग प्रकार की वस्तु के अलग अलग समूह बना सकता है। जैसे अगर गणित की बात करें तो सम संख्याएँ कौन कौन सी है, कि उन्होंने एक बार नियम बता दिया कि सम संख्याएँ ये होती है, विषम संख्याएँ ये होती है, तो उनके वो अलग अलग समूह भी बना सकता है। सरल क्रियाओं को करने लग जाता है। उसके बाद देखिए, वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर सकता है। इस अवस्था में बालक होता है वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर सकता है, ठीक है। जिस प्रकार का वातावरण है वो उसके साथ अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। कैसे, यदि जैसे कि माता पिता किसी के अमीर है, गरीब है, तो वो उसके अनुसार रहने का प्रयास करता है। समझ में आ गया, एक छोटा सा उदाहरण। उसके बाद दूरी संबंधी ज्ञान हो जाता है। दूरी संबंधी, ठीक है ना, दूरी
बालक को कहा कि जैसे यहाँ से वो स्थान इतने किलोमीटर दूर है, तो कहता है इतने किलोमीटर कितने हो, जैसे 50 है, 50 वो समझ लो 50 है नहीं, बहुत ज़्यादा है। हम कहते हैं कि यहाँ से वो जो गांव है या वो शहर है जैसे कि 10 किलोमीटर है, तो कि 10 किलोमीटर में कितने समय में चलेंगे पापा, तो बस बेटा 15 या 20 मिनट में चलेंगे। यानी कि उसको ये अनुमान हो जाता है कि ये जो पास में ही है स्थान, दूरी संबंधी समझ जो है उनको ज्ञान हो जाता है। उसके बाद जटिल संक्रियाएं करने लग जाता है या करना सीख जाता है। जटिल संक्रियाओं में जैसे कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग या जटिल समस्याएं होती है उनको हल करने लग जाता है। जटिल समस्याओं में जैसे कि यहाँ पर उदाहरण से बता रखा है, जैसे 24/8 है, बच्चे को कहा बेटा इसको हल करना, तो वो उसको समझा दिया हमने कंसेप्ट। तो वो 24 में क्या करेगा कि भी 24/8 का अर्थ होता है या तो इसको काटेगा वो 4 के पाड़े से या 3 के पाड़े से, और वो काट पीट करके अंत में क्या ले आएगा, 3 उत्तर ले आएगा। इसी प्रकार से यदि उनको दे दिया हमने इसे 8 + 3, ठीक है, -5 दे दिया, तो वो इस प्रकार की समस्या को भी हल कर लेगा। सबसे पहले उनको हमने नियम बता दिया कि भाई जो बोर्ड मास का नियम होता है ये है, इसे हल करते हैं, सबसे पहले जोड़ होगी, उसके बाद बाकी करेंगे। तो वो 8 और 3 को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 11, उसमें से 5 घटा लेगा, 11 में से 5 जैसे ही हम घटाएंगे 6 बचेगा। इस प्रकार की क्या हो जटिल संक्रियाएं भी करने लग जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। संप्रत्यय का अर्थ होता है किसी वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे मानस पटल के ऊपर बन जाती है, ठीक है ना। संप्रत्ययों का निर्माण हो जाता है, तो इस अवस्था में संप्रत्ययों का निर्माण होने लग जाता है। आरोही अवरोही समझने लग जाता है, छोटे से बड़ी की ओर, बड़ी से छोटी की ओर संख्याओं को, हर चीज़ को व्यवस्थित वो कर सकता है। यदि वस्तुओं को भी उसे कहा जाएगा बेटा बड़ी से छोटी की ओर इनको जमाओ, तो वो बड़ी, उसके बाद फिर ये छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से वो क्या करेगा, ये कौन सा क्रम हो गया, बड़ी से छोटी की ओर चलना, अवरोही क्रम हो गया। डिसेंडिंग, असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की ओर ये असेंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। आरोही बढ़ता हुआ क्रम, तो आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में भी वो समझने लग जाता है। तीसरी अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में वस्तुओं को पहचानना, वर्गीकरण कर सकता है, अलग अलग वस्तुएं होती हैं उनको अलग अलग छांट सकता है, वस्तुओं की पहचान कर सकता है, ठीक है ना। इस वस्तु का नाम ये है, इस वस्तु का नाम ये है, ये किताब है, ये कॉपी है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ठीक है ना, ये खिलौना है, ये साबुन है, ये कूलर है, ये टीवी है, ये रिमोट है। इन सभी वस्तुओं को बालक पहचानने लग जाता है, उनका वर्गीकरण कर सकता है। यदि बालक को कहा जाए 8 या 9 वर्ष के बालक को बेटा जो है तुम्हारे पेन है उनको अलग करो, पेंसिल को अलग करो, ठीक है, तुम्हारी किताबों को अलग करो, तुम्हारी जो कॉपियाँ है उनको अलग करो, तो वो अलग कर सकता है, उनका वर्गीकरण कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है, ठीक है ना, उसकी उनको आइडेंटिफाई पहचान कर सकता है। यहाँ देखो एक विशेषता और है, पलटन क्रियाएं समझने लग जाता है। इस अवस्था में बालक जो होता है पलटन की क्रियाएं हैं वो समझने लग जाता है, ठीक है ना। पलटावी क्रियाएं, विलोमीयता का गुण समझने लग जाता, पलटावी जो पलटन की क्रियाएं, पलटन की क्रिया क्या देखो, पलटन, पलटन का मतलब विलोमीयता, उल्टा करना, ठीक है ना, विपरीतकरण, विपरीतकरण की क्रियाएं भी वो समझने लग जाता है। जैसे कि हमें पहले हमने बात की कि 5 प्लस या 3 + 5 जो होते हैं 8 होते हैं। दूसरी अवस्था में वो 3 + 5 को 8 तो बता रहा, परंतु 8 + 3 5 + 3 8 कैसे आए हैं, या 24/3 करने पर 8 कैसे आए वो नहीं समझ पा रहा। अब यदि उनको कहा कि भाई 5 + 3 करेंगे तो भी कितने आएंगे, वो कहेगा 8 आएगा, यानी कि 3 में 5 जोड़ो या 5 में 3 जोड़ो, आंसर सेम आएंगे, वो ये चीज़ समझने लग जाता है। इसी प्रकार से यदि उनको कह दिया जाए 24 में से 3 का भाग लगाएंगे तो कितने आएंगे, वो 8 आएंगे, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं करना वो सीख जाता है, इसे पलटन क्रियाएं कहते हैं। इस अवस्था में एक विशेष बात जो नोट में लिखी हुई है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था के अंत तक, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंत तक, यानी कि 11 या 12 वर्ष तक, यानी कि 10 वर्ष से ऊपर ले सकते हैं क्योंकि उसका अंत शुरू हो जाता है। तो 11 या 12 वर्ष की अवस्था में बालक क्या करता है, तार्किक या अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, पूरा विकसित नहीं होता, प्रारंभ कर देता है। तो ये प्रश्न बन सकता है इस प्रकार का प्रश्न कि किस जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखो प्रारंभ करना तो किस, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंत तक बालक जो होता है वो तार्किक या अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसका चिंतन किस पर आधारित होता है? मूर्त वस्तु पर, ठोस वस्तु पर आधारित चिंतन होता है। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये सामान्य जो हमारे वर्गीकरण है अवस्थाओं का, उनमें उत्तर किशोरा अवस्था के साथ, ये किशोरी उत्तर बाल्यावस्था के साथ जुड़ी हुई, इसका कार्यकाल 7 से 11 या 12 वर्ष तक माना जाता है। इस प्रकार से ये अपनी तीसरी अवस्था कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।